हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। देखिए, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम में आज हम प्रॉब्लम को देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग एनालॉगस सिस्टम के बारे में पढ़े थे, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी। उसके बाद हम कुछ इस पर प्रॉब्लम आएंगे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पहला प्रॉब्लम लिए हैं, डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। ये फिगर सिस्टम का दिया हुआ है और इसके में ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। जैसे कोई नेटवर्क का भी ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज करके, तो सेम उसी तरह से मैकेनिकल सिस्टम है और इस मैकेनिकल सिस्टम का हमको ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। तो इस सिस्टम में फोर्स, जो इनपुट फोर्स लगाया जा रहा है, वो ये इस मास एलिमेंट m1 पर फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स Ft, और ये मास एलिमेंट m2 है। पहला मास एलिमेंट है जो कनेक्टेड है एक स्प्रिंग K1 से और एक डैम्पर एलिमेंट जिसका डैम्पिंग कांस्टेंट B है। सेकंड मास एलिमेंट है वो कनेक्टेड है एक स्प्रिंग दूसरा K2 से। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो x2 है। इस मास एलिमेंट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो x1 है और फोर्स लगाया जा रहा है मास एलिमेंट m1 पर। यहाँ नहीं फोर्स लगा करके फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसके कारण बॉडी को नीचे कंप्रेस किया जा रहा है, नीचे दबाया जा रहा है। तो ये सारे एलिमेंट लगे हुए हैं, स्प्रिंग एलिमेंट, डैम्पिंग एलिमेंट, या फिर ये मास एलिमेंट हैं, m1 है, ये सब फोर्स को रेसिस्ट करेंगे, दैट मीन्स मोशन के विरुद्ध रहेंगे। तो हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़े हैं कि किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो बराबर होता है उसके अलजेब्रिक सम जो फोर्स रेसिस्टिंग बॉडी होते हैं, या फोर्स को रेसिस्ट करने वाले जितने सारे एलिमेंट होते हैं उसके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। सो या फिर दूसरे शब्दों में कहें हम कि अलजेब्रिक सम एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स रेसिस्टिंग टू द मास टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0। दोनों का समेशन 0 होता है। तो यहाँ पे हमको इंस्पेक्शन से जांचने के बाद ये पता चल रहा है, मोशन होने के बाद ये पता चल रहा है कि इसमें जो ये सिस्टम है ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, यानी कि मोशन जो हो रहा है लीनियर मोशन हो रहा है, कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है। तो हम पहले ये लिखेंगे कि बाय इंस्पेक्शन द गिवन सिस्टम इज ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का ये दिया हुआ है प्रॉब्लम। अब इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे प्रत्येक मास एलिमेंट का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट m1। पहले मास एलिमेंट जो है, इस मास पर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं वो सारे को दर्शाया जा रहा है। तो पहले एक मास एलिमेंट हम बना लेते हैं, ये हमारा मास एलिमेंट है जिसको m1 बोल रहे हैं। इस पर फोर्स क्या क्या लग रहे हैं? तो पहला तो है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स जस्ट बॉडी के आउटसाइड लग रहा है, तो इसको लिख रहे हैं Ft, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जा रहा है बॉडी के मोशन के लिए वो लिखें। फिर इसके बाद देखिए फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K1। तो K1 के कारण फोर्स कैसे लगेगा? यदि फोर्स इधर हम पुश कर रहे हैं तो ये चाहेगा इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए, तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम करेंगे फोर्स ड्यू टू K1। यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? कोई भी मास एलिमेंट पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं तो फोर्स के डायरेक्शन को दिखाना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स Ft, इसको बाहर की डायरेक्शन में दिखाए हैं। तो ये फोर्स क्या चाहेगा? इसको रोकना चाहेगा, मोशन को रोकना चाहेगा स्प्रिंग, इसलिए जस्ट अपोजिट कर दिए। फिर यहाँ डैम्पर एलिमेंट भी लगा हुआ है, तो फोर्स एक ही है इसमें, ये भी जस्ट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो Fb यानी फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग एलिमेंट।
फिर और कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट K2 दूसरे स्प्रिंग के कारण फोर्स लग रहा है, तो ये भी इधर मूव होगा, तो ये क्या चाहेगा, इसको नहीं मूव करने देना। ये ऊपर से फोर्स लगाया जाएगा, लेकिन ये नीचे से पुश करेगा कि हम इस बॉडी को मूव नहीं करने देंगे, तो ये भी मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू K2 सेकेंड एलिमेंट, और साथ साथ ये मास एलिमेंट सेकेंड मास एलिमेंट M2 है, ये भी मोशन के अपोजिट में रहेगा, ये भी अपना इनर्शिया काम करेगा। तो इसको भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखें, फोर्स ड्यू टू M2 और फोर्स ड्यू टू M1 के कारण भी होगा। तो M1 के कारण M2 नहीं, यहाँ फोर्स ड्यू टू M1 ही लेंगे। दूसरे बॉडी पर फोर्स अभी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ M1 पर देख रहे हैं। तो फोर्स ड्यू टू M1 यानी मास का भी इनर्शिया काम करेगा कि ये बॉडी को मूव ना करने दें। तो जितने सारे फोर्स लगे रहे थे M1 पर, ये कनेक्टेड सिस्टम थे, सारे को हम इस फ्री बॉडी डायग्राम में शो कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए। एक्सटर्नल फोर्स F2 लगेगा जो बॉडी को नीचे पुश कर रहा है, लेकिन ये स्प्रिंग एलिमेंट जो है ये बॉडी को मोशन नहीं होने देगा, उसको मोशन को रेसिस्ट करेगा, इसलिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किए फोर्स ड्यू टू K1। फिर ये डैम्पिंग एलिमेंट भी चाहेगा कि हम बॉडी को मूव ना करने दें, तो इसके कारण फोर्स FB लिखें। फिर K2 स्प्रिंग भी इसको ऊपर दबाए रखेगा, मोशन के जस्ट अपोजिट रहेगा, इसलिए K2। और ये इसका मास एलिमेंट अपना जो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये भी क्या कहेगा, फोर्स को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्ट करेगा, यानी मोशन नहीं होने देगा। तो सारे को दिखा दिए। अब हम सब का इक्वेशन लिखेंगे। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में हम पढ़े हैं कि फोर्स ड्यू टू M1 मास के कारण फोर्स क्या होता था, तो M1 इंटू d2x1 अपॉन dt²। ये पढ़े थे मैथमेटिकल मॉडलिंग जब बता रहे थे उस समय। मास के कारण जो फोर्स होगा डिफरेंशियल ऑर्डर में, डिफरेंशियल इक्वेशन में M1 मास लिखें और x1 डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, तो x1 बाई dt² ये मास एलिमेंट के कारण था। फिर अब हम फोर्स ड्यू टू K1 स्प्रिंग के कारण, तो स्प्रिंग के कारण फोर्स बताए थे कि ये होता है Kx। यदि दोनों एंड फिक्स नहीं हो, दोनों एंड मोशन कर सकता है, तो x1 माइनस x2 लिखते हैं, या फिर दो डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट लेते हैं, लेकिन एक एंड फिक्स्ड है और सिर्फ x1 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सिर्फ x1 ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा K1 x1। यदि इसका दोनों एंड फिक्स नहीं, जैसे यहाँ पे लेंगे तो इस स्प्रिंग का एलिमेंट का दोनों एंड फिक्स नहीं है, एक डायरेक्शन x1 हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट x2 हो रहा है, तो पूरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। जिस मास एलिमेंट का हम लेंगे फोर्स उसको बड़ा मानेंगे और दूसरे को छोटा मानेंगे। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 के कारण फोर्स हो गया K1 इंटू x1। और फिर है डैम्पिंग एलिमेंट के कारण, तो फोर्स ड्यू टू डैम्पर B, इसके कारण क्या था, B इंटू dx अपॉन dt। तो x क्या हो रहा है इसमें, x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो B dx1 अपॉन dt। ये फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग एलिमेंट के कर दिए B के कारण, डैम्पर के कारण। और फिर दूसरा स्प्रिंग एक और एलिमेंट है, तो इसके कारण फोर्स होगा, तो K2 के कारण फोर्स होगा दूसरा एलिमेंट के कारण। तो स्प्रिंग के कारण होता है K यानी K2 और इंटू यहाँ पे x लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट में इसका दोनों एंड फिक्स नहीं है, ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, तो इस केस में हम रिजल्टेंट लेंगे। अब x2 माइनस x1 लें या x1 माइनस x2 लें, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम यदि इस बॉडी का M1 का कर रहे हैं तो M1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो x1 माइनस x2 लेंगे, यानी K2 इंटू x1 माइनस x2। इसका भी एक एंड फिक्स रहता तो सिर्फ यहाँ एक ही x रहता, लेकिन ये भी एंड फिक्स नहीं है, ये भी एंड फिक्स नहीं है स्प्रिंग का, दोनों तरफ मोशन हो रहा है, इसलिए हम रिजल्टेड लिए x1 माइनस x2 लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, अप्लाई करना है
डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है और जो फोर्स रेसिस्टिंग बॉडी हैं या फोर्स रेसिस्टिंग एलिमेंट हैं उस सब का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाए हम, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कारण एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट मीन्स एफ टी होगा, एफ ऑफ टी ये बराबर होगा किसके? जितने भी फोर्स रेसिस्टिंग बॉडी हैं या अलजेब्रिक सम 0 करें, दोनों में से कोई करें। तो फोर्स रेसिस्टिंग बॉडी ये हैं m1 इंटू d2x1 अपॉन dt² प्लस फिर यहाँ k1x1, तो k1x1 प्लस फिर b इंटू dx1 अपॉन dt और ये प्लस k2 इंटू x1 माइनस x2। ये पूरा डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कारण हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स रेसिस्टिंग टू द मोशन तो दोनों बराबर हुआ। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि एक्सटर्नल फोर्स और जितने भी फोर्स रेसिस्टिंग एलिमेंट हैं सबका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। तो ये किए हैं डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कारण। अब इस सारे का हमको लप्लास लेना है, तो अब लप्लास ट्रांसफॉर्म पहले निकालते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका मिटा देते हैं और ये फिगर जो डिटरमाइन ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा हुआ है ये भी मिटा देते हैं। अब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पढ़े हुए हैं, उसके अनुसार लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इक्वल टू m1 को m1 लिखें और डिफरेंशिएशन थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन थ्योरम के अनुसार dx अपॉन dt² क्या होता है? dft अपॉन dt sfs माइनस f0 प्लस। उसी तरह से इसका 2 गो डबल डिफरेंशिएशन है तो क्या हो जाएगा? तो m1 s² जो होता है s² एक्सेस, तो यहाँ x1 s डिफरेंशिएशन थ्योरम और इसके बाद माइनस होता था फिर क्या f'0 प्लस जो होता था। तो इनिशियल कंडीशन सारा 0 रखना है। ट्रांसफ़र फंक्शन डिफाइन ही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन सेट टू बी 0। तो और सब जो f'0 प्लस जो होता था वो सारे टर्म को 0 कर लिया गया इनिशियल कंडीशन, यानी पहले से कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है ऐसा मान करके चलें। अब इसके बाद दूसरा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो यहाँ k1 का k1 और x1 का हो जाएगा x1s, फिर प्लस है प्लस दिए, इसके बाद फिर क्या है b, तो b और dx बाई dt यानी dft बाई dt sfs माइनस f0 प्लस। तो s और fs के जगह पर क्या है? x1s होगा और माइनस f0 प्लस 0 हो गया। इनिशियल कंडीशन सारा 0 प्लस वाला को 0 मानना है। फिर इसके बाद प्लस k2 इंटू x1t और x2t, तो क्या हो जाएगा? ft तो fs इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा x1s माइनस x2s, दोनों का निकाल दिए x1s माइनस x2s। अब इसके बाद देखिए कि सारे में से जितने में से x1s कॉमन होंगे तो x1s को कॉमन कर लेते हैं। तो fs इक्वल टू fs इक्वल टू x1s कॉमन लेते हैं। x1s कॉमन जब लिया जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा m1s² प्लस यहाँ पे बचेगा k1 इस जगह पर, फिर प्लस bs x1s कॉमन, और इसमें से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1s कॉमन लेंगे तो k2 बचेगा यहाँ पर।
तो प्लस K2 और क्या बच जाएगा, इधर K2 से मल्टीप्लाई होके X2S रह जाएगा, तो माइनस K2 इंटू X2S। ये सबका X1S कॉमन ले लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके बाद जस्ट बात क्या करना है हमको कि अब सेकंड बॉडी जो सेकंड मास एलिमेंट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको ड्रा करना है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन का फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे दूसरे मास एलिमेंट का। अब उससे हम ये इससे इनपुट निकालें, उसके आउटपुट करेंगे। तो इनपुट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन दोनों को लिख करके और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद फिर रेशियो निकाल देना है आउटपुट बाय इनपुट। तो इनपुट हमारा ft है और आउटपुट हमारा फाइनली x2 हो रहा है, यानी x2 ही मेन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जितना फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो x2 आउटपुट होगा, तो x2 अपॉन ft करना है, यही ट्रांसफ़र फंक्शन देगा। तो अब हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड मास एलिमेंट। ये इक्वेशन को मिटाते हैं और ये भी जगह कम है इसलिए इस इक्वेशन को भी हम इरेज कर देते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं सेकंड मास एलिमेंट का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट M2 मास एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट M2 मास एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है। तो M2 मास एलिमेंट पर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, देखिए M2 लिखे हैं। तो M2 पर इस पर तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। एक तुम अपने मास के कारण यानी F ड्यू टू, तो ये भी फोर्स कर जस्ट ft के जस्ट अपोजिट फोर्स ड्यू टू M2 मास एलिमेंट के कारण, और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K2 ये भी मोशन के जस्ट अपोजिट होगा। तो मोशन के जस्ट अपोजिट इसको भी कर दिए F ड्यू टू K2 दूसरे स्प्रिंग एलिमेंट के कारण। इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई यहाँ किया जा रहा था। अब इसका करेंगे तो फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे F ड्यू टू M2 मास एलिमेंट के कारण क्या हम लोग जानते हैं, M इंटू डी टू एक्स। तो x यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसमें x2 हो रहा है, d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर होगा। फिर फोर्स ड्यू टू ये पहले से इक्वेशन हम बता चुके हैं कि m इंटू डी2 एक्स अपॉन dt स्क्वायर होता है। तो x इसमें डिस्प्लेसमेंट जो दूसरा मास एलिमेंट में हो रहा है x2, इसलिए यहाँ x2 लिखें। फोर्स ड्यू टू K2, तो दूसरे स्प्रिंग एलिमेंट के कारण क्या होता है K इंटू एक्स। तो K2 इंटू एक्स यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका इस स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स नहीं है। तो जिसका दोनों एंड फिक्स नहीं होता है उसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो x2 x1। तो अब सवाल है कि x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें। तो जिस मास एलिमेंट का आप फोर्स एज्यूम कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट को बड़ा मानना है। जैसे हम लोग कैसे मेश एनालिसिस बनाते थे, तो जिस लूप का करंट लेते थे या जिस लूप का इक्वेशन लिखते थे उसका करंट हम बड़ा मानते थे, I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2 लिखते थे। तो यहाँ पर भी x2 माइनस x1 किया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 वाला कर ले रहे हैं तो x2 माइनस x1, ये लिखा गया दोनों का फोर्स का इक्वेशन। फिर से डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के कारण अब इसमें भी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स रेसिस्टिंग टू द मोशन ऑफ द बॉडी दोनों का अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के जगह पर 0 लिखेंगे। तो 0 इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के जगह पर 0 लिखेंगे और 0 और बराबर कितना होगा, ये दोनों फोर्स के बराबर होगा रेसिस्टिंग फोर्स। तो Ft इज इक्वल टू यहाँ लिखाएगा M2 इंटू D2 x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस K2 इंटू x2 माइनस x1, ये लिखा गया दूसरा इक्वेशन। अब इसके बाद हमको फिर से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लाप्लास इन्वर्स, तो टेकिंग लाप्लास इन्वर्स
जब लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो 0 बराबर ये हो जाएगा m2 का m2 और ये d2x2 का क्या हो जाएगा, तो एस स्क्वायर एक्स, तो एस स्क्वायर x2s और बाकी सब इनिशियल कंडीशन f डैश 0 प्लस या f 0 प्लस सब 0 हो गया, प्लस यहाँ k2 के k2 लिखें और ये x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, तो x2s माइनस x1s। जैसे ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs होता था उसी तरह से यहाँ x2t है, t इसमें सब टाइम का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट, तो x2t के x2x s माइनस x1s ये लिख दिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके। अब हमको क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन में जो है हमको निकालना है आउटपुट और इनपुट, तो इसमें आउटपुट है x2, तो x2s को हमको इससे निकालना है, अलग करना है, तो x2s बराबर हम निकाल लेंगे वैल्यू और इसका वैल्यू पुट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में। तो पहले वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद अब देखिए क्या आता है, तो इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम इरेज कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रहने देते हैं अभी। यहाँ से 0 इक्वल टू क्या होगा, m2 इंटू एस स्क्वायर x2s प्लस गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, k2 इंटू x2x, k2 इंटू x2s और माइनस k2 इंटू x1s। अब ये दोनों में से हमको x2s का वैल्यू निकालना है, सॉरी x1s का वैल्यू निकालना है, x2s तो रहना ही चाहिए, तो x1s का वैल्यू हमको निकालना है। तो x1s बराबर कितना आएगा, देखिए x1s इधर कर दें तो हो जाएगा k2 इंटू x1s बराबर, इसको गुना कर दिए और इधर ला दिए, बराबर कितना रह जाएगा, तो रह जाएगा m2 इंटू एस स्क्वायर x2s प्लस में ये प्लस k2 इंटू x2s ये इधर रह गया k2 इंटू x1s। अब x1s का वैल्यू निकालिएगा तो x1s बराबर क्या होगा, x1s इक्वल टू k2 इधर जाके सब के साथ भागा में हो जाएगा, तो पूरा के साथ हम कर दें इधर, यानी m2 इंटू एस स्क्वायर x2s प्लस k2 इंटू x2s और पूरा के साथ बट्टा में आ जाएगा इधर से k2, तो k2 इधर भागा में कर दिए और ये इक्वेशन सेकंड मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं, इक्वेशन सेकंड। अब हमको इसका वैल्यू x1s का वैल्यू पुट कर देना है सेकंड वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन में, और फर्स्ट वाला इक्वेशन में हमको क्या करना चाहते हैं, हम x1s को पहले वाले से वनिश करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको रहना चाहिए, रेशियो निकालना है ft और x2, तो इसका x2 आउटपुट है तो आउटपुट और बाय इनपुट x1s का कोई मतलब नहीं है, तो x1s को एलिमिनेट करने के लिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1s इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू है जहाँ जहाँ x1s है वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखा था m1 इंटू x1s, m1 इंटू x1s लिखा नहीं, उसमें कॉमन लिए थे x1s, तो x1s के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब पूरा क्वेश्चन मिटा देते हैं, जगह का कमी है इसलिए। इसमें देख लीजिए कि इसमें आउटपुट हमारा x2 है, इनपुट ft है, तो आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो आप सिर्फ निकाल देना है,
वही ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तब x1s का जो वैल्यू निकालें उसको पुट करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आएगा इक्वेशन, वो देखिए लिखते हैं। तो ये आएगा इक्वेशन फर्स्ट जो था एफ एस इक्वल टू x1s था। तो x1s का जो वैल्यू अभी निकालें वो क्या था, तो x1s का भी वैल्यू निकालें, वो आया x2s इंटू m2s स्क्वायर प्लस k2 अपॉन k2 था। ये वैल्यू जो अभी लिखे हैं, इतना सारा वैल्यू, ये सारा x1s के वैल्यू है जो इक्वेशन 2 से निकालें। और इसके साथ मल्टीप्लाई में अभी और क्या है, तो मल्टीप्लाई में इक्वेशन में था m1s स्क्वायर प्लस k1 प्लस bs प्लस k2 और माइनस में k2 x2s था, माइनस में k2 x2s। ये फर्स्ट इक्वेशन जो था उसमें हमने पुट कर दिया x1s का वैल्यू। अब इसके बाद इसको और सोल्व करना है। तो देखिए ये दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी x2s कॉमन ले सकते हैं। तो x2s जब कॉमन लेंगे, x2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये पूरा टर्म बच जाएगा। तो x2s कॉमन लेंगे तो और साथ ही साथ x2s कॉमन लेने के बाद k2 को भी कॉमन ले करके और कर देते हैं। तो ये बचेगा 1 प्लस m2s स्क्वायर, ये भागा दे रहे हैं, k2 में k2 से भागा दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये बचेगा m2s स्क्वायर बाय k2। ये k2 से k2 दोनों को अलग अलग कर दिए, इसके साथ भी लगा देंगे, इसके साथ भी लगा देंगे तो ये 1 बचेगा। और उसके बाद फिर क्या बचेगा, ये तो इतना टर्म हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई में है जो उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई में m1s स्क्वायर प्लस k1 प्लस bs प्लस k2 और माइनस में क्या बचेगा, इसके बाद माइनस में x2s बाहर निकाल दिए तो k2 और पूरा का ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट हमारा क्या है, इनपुट तो हमारा fs है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और आउटपुट x2s है। तो आउटपुट बाय इनपुट करते हैं, यानी x2s अपॉन fs, यानी ये वाला टर्म को इधर लाते हैं। तो ये जो जितना सारा ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट में, ये सारा उधर चला जाएगा। तो इधर जाएगा तो कितना होगा, इक्वल टू 1 बाय, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस m2s स्क्वायर अपॉन k2 इंटू m1s स्क्वायर प्लस k1 प्लस bs प्लस k2 और माइनस में k2। ये सारा टर्म को, ये पूरे ब्रैकेट को इधर भेज दिए
और एफ एस को इधर ला दिए। आउटपुट बाय इनपुट हमको निकालना होता है, तो आउटपुट हमारा x2 है डिस्प्लेसमेंट और इनपुट हमारा ft था जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs आया था। तो ये आया। अब इसमें और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये k2 होगा, या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं आप, इतना भी आंसर है। या फिर इसको सोल्व कर दें और तो 1 बाय ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो k2 प्लस m2 s स्क्वायर, k2 प्लस m2 s स्क्वायर। अभी देखिए ये पूरा बट्टा में क्या है k2, और यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई k2 नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो भी इनका जोड़ घटाव करते हैं इसके साथ और ये इसके साथ, तो k2 तो ऊपर में चला जाएगा, k2 छूट गया, और इनटू में m1 s स्क्वायर प्लस k1 प्लस bs प्लस k2, और इसके साथ नहीं है तो ये गुना हो जाएगा माइनस k2 और k2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एलसीएम में जो रहेगा वो चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में k2, यानी फाइनल हमारा आंसर x2s अपॉन fs बराबर आया ये, यही आंसर हुआ जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन आया। ठीक है, तो इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। मेथड बनाने का यही है कि ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए जितने सारे मास एलिमेंट लगे हुए हैं सब पर फोर्स पहले दिखा देंगे, कौन सा फोर्स मोशन के डायरेक्शन में है और कौन सा फोर्स मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे उसको माइनस लेंगे, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के सारा फोर्स निकालेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे और सारे मास एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम और डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाने के बाद हमको फाइनल निकालना है आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो। तो आउटपुट जो भी रहेगा x1 या x2 डिस्प्लेसमेंट और इनपुट तो हमेशा फोर्स रहेगा, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, वही हमारे लिए आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।